गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, रेनिंग हैविली, तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर का हमेशा आता है। इसके बिना ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट में या आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट में कई बार TSP भी लिखा हुआ आ सकता है। तो TSP स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है और क्या कहती है। बच्चों, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमारी ये कहती है कि अगर हमारी कुछ सिटीज़ हैं, लेट्स से दिस इज़ सिटी A, दिस इज़ सिटी B, C, D, हमारी ये सिटीज़ हैं सपोज, ठीक है। अब इन सिटीज़ पे हमने ट्रैवल करना है, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी पे हमने जाना है, और इन सिटीज़ के कुछ डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं। लेट्स से ये हमारे डिस्टेंसेस हैं, ये आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिटीज़ के डिस्टेंसेस हैं। आप इनको डिस्टेंस भी ले सकते हो, इनको आप टाइम के यूनिट में भी मान सकते हो। मतलब ये आपका एक ऐसा ग्राफ है जिसके एजिस पे हमने वेट दे रखा है। वेटेड और नॉन वेटेड ग्राफ्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये हमारा एक वेटेड ग्राफ है जिसमें ABCD हमारे वर्टिसेस हैं, और हमारे जो एजिस हैं उस पर हमने वेट दे रखा है। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमारी ये कहती है कि अगर हम इन वर्टिसेस को सिटीज़ मान लें और इन एजेस को जिन पे हमने वेट दिया हुआ है इनको हम डिस्टेंस मान लें या टाइम मान लें, आप कोई भी यूनिट मान सकते हैं मेजर करने के लिए। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहता है कि इन सिटीज़ पे आपने किसी भी सिटी को स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलना शुरू करना है, और हर सिटी को आपने ट्रैवर्स करना है, यानी कि आपको हर सिटी पे जाना है। आपको B पे भी जाना है, आपको C पे भी जाना है, आपको D पे भी जाना है। शर्त यह है कि एक तो आपको घूम के वापस अपनी ओरिजिनल सिटी पे आना है, यानी कि जिस सिटी से आपने स्टार्ट किया है आपने उसी सिटी पे वापस आना है घूम के। दूसरा, आपको सारी सिटीज़ कवर करनी है, आपको कोई भी सिटी छोड़नी नहीं है। तीसरा, आप किसी भी सिटी पे दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी सिटी को दोबारा से ट्रैवर्स नहीं करेंगे एक्सेप्ट योर ओरिजिनल सिटी, जिस पे आपने ओरिजिन किया, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके अलावा आप किसी भी सिटी को दोबारा विजिट नहीं करेंगे। और फोर्थ कंडीशन ये है कि आपका जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ बनना चाहिए, यानी कि आप इस तरह से ट्रैवर्स करना शुरू कीजिए कि आपका जो वेट का टोटल है वो कम से कम आए। अब हम इसी अगर ग्राफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, तो इस ग्राफ में देखिए, अगर मैं A से B जाती हूँ, B से C, C से D और D से वापस A पे आती हूँ, क्योंकि A मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, तो मैंने कितना ट्रैवर्स किया, मेरा हो जाएगा 10 + 20 + 15 + 25। अगर मैं A, B, C, D और A इस तरह से वापस फॉलो करती हूँ, तो A से B मेरा हो जाएगा 10, B से C मेरा हो जाएगा 20, C से D मेरा हो जाएगा 15 और D से वापस A मेरा हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मेरा 70। ये पूरा मेरा हो जाएगा हमारा 70, यानी कि A से वापस A पे आने के लिए अगर मैं इस रूट को फॉलो करती हूँ तो मेरा 70 यूनिट लग रहा है। अब अगर मैं इसको किसी और तरीके से फॉलो करूं कि जिसमें मेरा 70 से कम लगे, तो वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो वो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़
अगर मैं इसको आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, लेट्स से हम इस कलर से इसको ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं और हम ए से गए सपोज़ बी पे, ठीक है, बी से हम गए सपोज़ डी पे, ए से बी, बी से डी, डी से सी और सी से वापस से। देखिए सारी सिटीज़ कवर हो गई हैं, कोई सिटी रिपीट नहीं हुई है और हम वापस ओरिजिनल सिटी पे पहुंच गए हैं। देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना आया है। इसका डिस्टेंस बच्चों आया है, ए से बी हम गए 10, बी से डी हम गए 30, डी से सी हम गए 15 और सी से ए हम गए अगेन 15। तो ये कितना हो गया बच्चों, 15 + 15 30, 30 + 30 60 + 10 = 70। तो ये भी 70 है, ये भी 70 है, आप कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो आप बोलोगे छोटा सा ग्राफ है, हम R&D मेथड करके देख सकते हैं। व्हाट इफ़ योर ग्राफ इज़ बिग, तो उस केस में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं हम कि अगर हमारा ग्राफ बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे। चलिए ये मेरा एक ग्राफ है बच्चों, ठीक है। बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आपका हमेशा एक तो वेटेड ग्राफ होगा, दूसरा आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा। डायरेक्टेड का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन गिवन होगी कि कहाँ से कहाँ पे हमारा एज जा रहा है। अगर डायरेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस या जो यूनिट 1 से 2 पे या 2 से 3 पे दिया हुआ है, वही यूनिट वाइज वर्सा भी अप्लाई होता है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को अनडायरेक्टेड बनाती हूँ, विदाउट एनी डायरेक्शन बनाती हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर 1 से 3 पे आपका अगर 1 से 3 पे आपका 15 जा रहा है, 1 से 3 पे 15 यूनिट जा रहा है, तो 3 से 1 पे भी 15 यूनिट ही जाएगा। लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमेशा जो आपका वेटेड ग्राफ होता है वो हमेशा डायरेक्टेड होता है। यानी कि 1 से 2 पे अगर 10 जा रहा है तो 2 से 1 पे आपको डायरेक्शन गिवन होगी कि 2 से 1 की डायरेक्शन 15 है। अब क्वेश्चन बच्चों दिमाग में ये आता है कि 1 से 2 पे जाने के लिए जब 10 यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो 2 से 1 पे जाने के लिए 15 कैसे हो सकता है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो वही है, सोर्स भी वही है, तो आने जाने के रास्ते में इतना गैप कैसे। देखो अगर आप इन यूनिट्स को आप डिस्टेंस मान के चल रहे हो तो आप इस तरह से ले सकते हो कि गए तो हम डायरेक्ट रास्ते से, यानी कि सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन आना हमें पड़ा सिटी के बीच में से या बाज़ार के बीच में से हमें आना पड़ा, मार्केट के बीच में से आना पड़ा, तो हमें घूम कर आना पड़ा, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। 1 से 2 पे 10 था, 2 से 1 पे क्योंकि हम लंबे रास्ते से आए 15 हो गया, अगर आप इसे डिस्टेंस मानते हो। अगर आप इसे टाइम की फॉर्म में ले रहे हो तो हम ऐसा क्या सोच सकते हैं कि 1 से 2 पे जाने के लिए आपने कार का प्रयोग किया, 2 से 1 पे जाने के लिए आप साइकिल से आए, इसलिए आपका टाइम बढ़ गया। तो आप डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि 1 से 2 पे जो यूनिट हो वही 2 से 1 पे होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इस ग्राफ को डायरेक्टेड बना के दिखा रही हूँ तो आपको ये ताकि समझ में आ जाए। चलिए इसको आगे कंप्लीट करते हैं ग्राफ को। तो देखिए 1 से 2 पे 10 था और 2 से 1 पे 15 है। अब 2 से 3 पे 35 है और 3 से 2 पे 20 है। 1 से 3 पे 15 है और 3 से 1 पे 10 है। 1 से 4 पे 20 है और 4 से 1 पे 10 है। 4 से 2 पे 25 है और 2 से 4 पे 15 है। 4 से 3 पे 30 है और 3 से 4 पे 25 है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा बच्चों आपके पास, जिसको आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जिसके लिए आपको
सॉल्व करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये तो हो गया बच्चों बहुत बेसिक सा आपका एक ग्राफ का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए बच्चों इसमें सबसे पहले आपकी बनेगी कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती क्या है बच्चों? देखिए इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, आप ये जो एजिज जो वर्टेक्स हैं इनको आप रो वाइज भी लिख लेंगे और कॉलम वाइज भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो हमें बनानी है बच्चों। अब देखिए मैट्रिक्स में हालांकि ये लाइंस नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये लाइंस के थ्रू बना के दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए 1 से 1 पे जाने के लिए, यानी कि कोई लूप क्या 1 पे है? नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 0। इसी तरह से सारे जो हमारे डायगनल्स हैं बच्चों, ये हमारे सारे डायगनल्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि ना 1 से 1 पे लूप है, ना 2 से 2 पे लूप है, ना 3 से 3 पे लूप है, और ना ही 4 से 4 पे कोई लूप है। तो डायगनल्स हमारे 0 हो गए। अब देखिए 1 से 2 पे आने के लिए हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है या कितना टाइम लग रहा है हमारा? 1 से 2 पे आने के लिए हमारा हो रहा है 10, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 10। 1 से 3 पे आने के लिए हमारा हो रहा है, 1 से 3 पे आने के लिए कितना हो रहा है बच्चों हमारा? 15, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। 1 से 4 पे हो रहा है हमारा 20, तो यहाँ हमने 20 लिख लिया। इसी तरह से अब 2 से देखेंगे, 2 से 1 पे कितना डिस्टेंस है? 2 से 1 पे जाने के लिए देखिए 15 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 15। 2 से 3 पे जाने के लिए बच्चों कितना है? 35, तो यहाँ हमने लिख लिया 35। 2 से 4 पे कितना है? 15। ठीक है, अब देखेंगे 3 का। 3 से देखिए 3 से 1 पे जाने के लिए 10 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10। 3 से 2 पे जाने के लिए देखिए 20 है, यहाँ लिख लिया 20। 3 से 3 में कोई लूप नहीं है तो 0, और 3 से 4 में आने के लिए देखिए ये है 25, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। ठीक है, अब 4 से 1 पे देखेंगे, 4 से 1 पे आने के लिए यहाँ पे है ये देखिए 10, और 4 से 2 पे आने के लिए यहाँ पर है 25। 4 से 3 पे आने के लिए 30, और 4 से 4 पे क्योंकि कोई लूप नहीं है तो 0। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे कोई एज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 4 से 3 पे कोई एज नहीं बनाऊँ, ऐसा हो सकता है। उस केस में आप इस मैट्रिक्स में या तो उसको 0 से या फिर उसे इन्फिनिटी से मेंशन कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स को कवर कर रहा हो। तो ये तो हो गई बच्चों इसकी कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स इस वाले ग्राफ की। अब इसका मिनिमम पाथ हम कैसे निकालेंगे, आइए वो देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स दोबारा बनाते हैं, तब आपको बताती हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब बच्चों देखो मुझे 1 से स्टार्ट करना है और सारे वर्टेक्स कवर करके वापस 1 पे आना है। ठीक है, तो अब मैं यही देखूंगी कि 1 से मैं कौन से वर्टेक्स पे जा सकती हूँ विद मिनिमम कॉस्ट। 2 पे जाने के लिए 10 लग रही है, 3 पे 15 और 4 पे 20, तो मिनिमम क्या हुआ 10। इसका मतलब मैं 1 से पहले सबसे पहले 2 पे जाऊंगी विद कॉस्ट 10। मैं 2 पे आ गई। अब देखते हैं मैं 2 से किस पे जाऊंगी विद मिनिमम कॉस्ट। अब देखिए 2 से मिनिमम लग रहा है 15 और 15, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन मैं 1 ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुकी हूँ, तो मैं वापस 1 पे जाऊंगी, लेकिन लास्ट में। अभी मैं 1 को रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद ये छूट गया, सेकंड छूट गया, थर्ड है 35 और फोर्थ है 15, तो मैं क्या चूज़ करूँगी 15 यानी कि 4। तो इसका मतलब है मैं 2 से 4 पे जाऊँगी किस कॉस्ट को लेके 15 को लेके। क्लियर। अब आ गए 4 पे।
4 वर्टेक्स पे। क्यों? क्योंकि मैं 2 से 4 पे ऑलरेडी जा चुकी हूँ। तो अब मैं 4 से देखिए किस पे आऊँगी विद मिनिमम वर्टेक्स। 1 पे नहीं जा सकती क्योंकि एंड में जाना है। 2 पे ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, बचा कौन सा मेरा 3। तो मैं जाऊँगी 3 पे 30 लेके, और 3 से मैं फिर वापस से जाऊँगी 1 पे, और 3 से 1 की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी 10। तो बच्चों ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी जिसमें 30, 40, 50, 60 और 65। तो मेरी तरफ से बच्चों कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प से जो मैंने मिनिमम कॉस्ट निकाली है वो निकाली है मैंने 65, और जो मैंने पाथ चूज़ किया है वो मैंने चूज़ किया है 1, 2, 4, 3 और 1। मेरे हिसाब से ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बच्चों बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, क्या पता इससे भी कम कोई रास्ता हो जो इससे भी कम कॉस्ट लेकर आ रहा हो। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में बच्चों आप ट्री स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। अब ट्री स्ट्रक्चर कैसे लेके चलते हैं वो बता देती हूँ। आप क्या करेंगे, जिस नोड से आपने चलना है सबसे ऊपर वो नोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उस नोड से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से मैं 2 पे जा सकती हूँ, 1 से मैं 3 पे भी जा सकती हूँ, और 1 से मैं 4 पे भी जा सकती हूँ। दूर दूर बनाइएगा क्योंकि ये ट्री की अभी ब्रांचेज होंगी, ठीक है। अब 2 से मैं एक रास्ता तो ये है कि मैं पहले 3 कवर करूँ, 1, 2, 3, और उसके बाद 4 कवर करूँ, और उसके बाद वापस से 1 पे आ जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस 2 से मैं पहले 4 कवर करूँ, मतलब 2 से या तो मैं 3 और 4 पे, या तो 3 पे जाऊँगी या 4 पे जाऊँगी। सिमिलरली 3 से मैं या तो 2 पे जाऊँगी या 4 पे जाऊँगी। सिमिलरली 4 से या तो मैं 2 पे जाऊँगी या फिर मैं 3 पे जाऊँगी। यही रास्ते हैं। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 से मैं एक 4 ही बचा मेरा, और उसके बाद मैं 1 पे आ गई। अगर मैं ये वाला रास्ता लेती हूँ तो मैं 1, 2, 4 और इसके बाद से मैं 3 कवर करूँगी और उसके बाद 1 पे आ जाऊँगी। अगर मैं ये वाला रास्ता देखूँ तो 1, 3, 2, उसके बाद कौन सा बचा 4, और इसके बाद मैं 1 पे आ जाऊँगी। नाउ कमिंग टू दिस 1, 3, 4 देन 2 एंड देन 1, ठीक है। अब ये वाला रास्ता ले लेते हैं। इसमें अगर मैं 1 के बाद 4 पे जाती हूँ और 4 के बाद 2 पे जाती हूँ तो क्या बचा है मेरे पास 3, और 3 के बाद मैं आ जाऊँगी 1 पे। और अगर मैं ये वाला रास्ता लेती हूँ तो 1, 4, 3 और उसके बाद मैं आ जाऊँगी 2 पे, और उसके बाद मैं आ जाऊँगी 1 पे। इस केस में बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं, 1 से 2 पे आने में कितना लग रहा है, 2 से 3 में आने में कितना लग रहा है, 3 से 4 में आने में कितना लग रहा है, और 4 से 1 में आने में कितना लग रहा है। ग्राफ में से देख के आप ये सारे यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ पे वेट लिखेंगे और इसका टोटल निकालेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका टोटल निकालेंगे। तो हम जब सबका वेट लिख के उन सबका टोटलिंग यहाँ पे निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इनमें से हमारा मिनिमम कॉस्ट लेके वापस ओरिजिनल नोड पे पहुँच रहा है। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का तरीका है जिसमें हम ब्रूट मेथड बोलते हैं, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन में आप ग्रीडी एल्गोरिथम जो मैंने पहले बताया है, या फिर आप जिसमें मैंने कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बताई है, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाले पाथ की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक ये वाला पाथ जो है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 1 से 2 पे आने के लिए हमें 10 लग रहा था, ठीक है। 2 से 3 पे आने के लिए हमें 35 लग रहा था। 3 से 4 पे आने के लिए हमें 25 लग रहा था, और 4 से
वापस 1 पे आने के लिए हमें 10 लग रहा था। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा ये आंसर आ जाएगा 60, 70, 80, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 80। सिमिलरली अगर हम इन सब का भी निकाल लेंगे तो इनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ आएंगी, उनको देख के आप मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ अपने ग्राफ का, अपने ट्रैवलिंग सेल्समैन का निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो क्योंकि इसमें हम बहुत सारे पाथ निकालते हैं, इसलिए जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी वो n⁻n होती है। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है इसलिए ये सॉल्व होती जाती है। या पॉलिनोमियल पे इसको लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए इसे NP हार्ड प्रॉब्लम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n⁻n हो जाती है। तो बच्चों ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप अगर प्रैक्टिस करने के लिए एक डायग्राम चाहते हैं तो मैं आपको एक ग्राफ दे देती हूँ, प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं आपको एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ दे के जा रही हूँ, उसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सिटीज़ हैं बच्चों, A, B, C और D, ठीक है? इनका मैं वेट बता रही हूँ आपको। A से B पे जाने के लिए 4 है और B से A पे जाने के लिए हमारा 5 है, ठीक है? अब A से C पे जाने के लिए हमारा 12 है और C से A पे आने के लिए हमारा 11 है। C से D पे जाने के लिए हमारा D से C पे जाने के लिए हमारा 3 है और C से D पे जाने के लिए हमारा 6 है। B से D पे जाने के लिए हमारा 18 है और D से B पे हम बाईपास लेकर आ गए, हमारा 2 है। A से D पे डायरेक्ट जाने के लिए 7 है और D से A पे जाने के लिए हमारा 10 है। ये मैंने बाहर से बनाया है ताकि हौच पौच ना हो, ठीक है? तो ये ग्राफ है बच्चों डायरेक्टेड ग्राफ। इसकी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के थ्रू प्लीज़ इसको सॉल्व करके देखिएगा और इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बच्चों आपका ग्राफ थ्योरी का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। 1-1.5 महीने में अगर आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो इसको डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।